जय हिंद प्यारे साथियों, मैं पंकज साहू आपका अपने YouTube चैनल प्रयाग एकेडमी उन्नाव में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। जैसा आप सभी को पता है कि हमारी जो क्लास चल रही है वो संविधान विषय की है और हमारी जो परीक्षा है यूपीएससी की आप देखिएगा टल गई है, नवंबर में पहुंच गई है। तो और मैं आपको संपूर्ण सिलेबस कवर करा दूंगा। बस आप सभी मेरे साथ जुड़ जाएं और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप प्रयाग एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप देखिएगा प्रयाग एकेडमी उन्नाव को सब्सक्राइब करें। तो आइए आज फिर से हम क्लास को प्रारंभ करते हैं। क्या करते हैं भैया? क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो क्लास में जाएंगे तो मैंने कहा था मौलिक अधिकार। कौन से अधिकारों की बात कर रहे थे भैया? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे। ठीक है। अब जब मौलिक अधिकारों की बात करेंगे तो मौलिक अधिकारों में हमने समता के अधिकार और स्वतंत्रता के अधिकार पर बात कर ली और वहां पर मैंने आपको बहुत चीजें बता दी। अब अगले अधिकार की तरफ बढ़ते हैं और ये जो अधिकार है भाई, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। किसके विरुद्ध अधिकार है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तब आप देखिएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करेंगे तो इसमें आर्टिकल 23 व 24। पहली चीज याद करो कि तीसरा अधिकार है, तीसरी जो हमारी स्वतंत्रता है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। किसके विरुद्ध अधिकार है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है। और जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है इसमें आप देखिएगा 23 व 24 आर्टिकल जाते हैं। यहां से याद करें क्वेश्चन को। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके हर जगह काम आने वाला है। ये भी अगर आपसे कोई जोर जबरदस्ती करता है तो आप देखिएगा यहां पर कई सारे नियम कानून बने हैं। ठीक है, कई सारे नियम कानून बने हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे तो यहां कहा गया 23 आर्टिकल नंबर कौन सा? 23। अब 23 क्या कह रहा है? मानव दुर्व्यापार। अब जब मानव दुर्व्यापार व बलात् श्रम का निषेध, यह अधिकार कह सकते हैं। तो आप ये बात कह रहे हैं कि मानव के दुर्व्यापार मतलब खरीद बिक्री, इसमें आप देखोगे बच्चों की भी आ जाएगी, महिलाओं की भी आ जाएगी। इसी में आप याद रखिएगा जो वेश्यावृत्ति आ जाएगी वो भी इसी में है कि आपसे कोई काम जबरदस्ती नहीं करवा सकता, वेश्यावृत्ति। अब बात समझे, कह रहा है कि मानव की खरीद बिक्री पर पूर्णता प्रतिबंध है। हर व्यक्ति का ये मौलिक राइट है। जैसे आप सुनने लगते हो स्मगलिंग हो रही है, तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है कहीं पर तो आप न्यायालय जाएं। ठीक है, अगर आपके साथ कुछ हो रहा है तो आप न्यायालय जाएं। इन चीजों पर आप देखिएगा पहले से, जैसे दास प्रथा। कौन सी प्रथा भैया? दास प्रथा। तो आप देखिएगा दास प्रथा भी भारत में आप देखोगे अनैतिक है। दास प्रथा भी आप देखोगे संविधान विरुद्ध है। और ये दास प्रथा पीछे से याद करिएगा तो 1853 में आप देखिएगा इसका उन्मूलन किया गया था। कि दास प्रथा भारत में कब खत्म की गई थी? 1853। तब तो हम अंग्रेजों के शासन में थे भाई। आज तो हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, तो यहां तो हमें ये राइट होंगे ही होंगे। ठीक है, अब इसी को रोकने के लिए और याद रखिएगा बलाश्रम मतलब बंधुआ मजदूरी। तो याद रखिएगा ये जो बंधुआ मजदूरी है आपसे कोई जोर जबरदस्ती काम नहीं करवा सकता। जो आप देखोगे अधिनियमों में उल्लेखित है, कारखाना अधिनियम में, उतना ही काम आपसे कराया जा सकता है। और सुनिए, अगर मेरा मन है, अगर मेरी इच्छा है तो मैं काम करना चाहूं तो करूं, अन्यथा नहीं। कोई जोर जबरदस्ती नहीं। ये सब चीजें आप देखोगे ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं। पहले शासन जमींदारों का था,
तो लोग आप देखोगे, आज भी आप देखोगे कई गांवों में कई लोगों से वो लगातार काम कर रहे हैं, उसके एवज में कोई पैसा नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, जब चाहते तब बुला देते हैं। तो आप देखिए आज नहीं है, मौलिक अधिकार है भाई, आपसे कोई जोर जबरदस्ती काम नहीं करा सकता, आपकी इच्छा के बगैर आपसे कोई कार्य नहीं करा सकता। इसीलिए आप देखिएगा एक अधिनियम भी लेके आए थे, अनैतिक, गलत काम नहीं, अनैतिक दुर्व्यापार। कौन सा भैया? अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम। तो याद रखिएगा कि ये जो अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम है वो आया 1954 में, कि भैया जो चीज गलत है वो गलत है, अगर आप कुछ ऐसा करते हो तो हम आप पर कार्रवाई करेंगे। फिर मैंने कहा डंडा भी है, सबके मौलिक राइट है ना भाई, आपके ही नहीं है केवल। अब इसके बाद आप देखोगे इस बंधुआ मजदूरी के लिए बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम आया। बंधुआ मजदूरी, आप देखोगे बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम, बंधुआ मजदूरी प्रणाली, बंधुआ मजदूरी प्रणाली, आप देखिए उन्मूलन अधिनियम 1976, ये याद रखिएगा कि आप देखिएगा कि आर्टिकल 23 मानव दुर्व्यापार व बलाश्रम का निषेध, क्योंकि हर व्यक्ति को गरिमामयी जीवन जीने का अधिकार है। आर्टिकल 21 ने कहा था कि गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। अगर उससे बंधुआ मजदूरी कराई जा रही है, उससे जबरदस्ती काम कराया जा रहा है, तो ये कहां गरिमापूर्ण रहा भाई? और जीवन कैसा होना चाहिए? गरिमापूर्ण। मेनका गांधी 1978, मेनका गांधी बाद मेनका गांधी बनाम भारत संघ। आपको मैं ये अधिनियम भी पढ़ाया दे रहा हूं भाई, क्योंकि आप देखोगे ये अधिनियम चर्चा में रहते हैं और अगर हमारे एग्जाम में आ गए तो हम आसानी से करके आएंगे। भाई इससे बेहतर क्लास नहीं मिलेगी यूट्यूब पर, तो आइए ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करें भैया, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं इस क्लास को। इसका ले आप सभी स्क्रीनशॉट और फिर मैं बढ़ूंगा आगे की ओर। अब आप देखिएगा, अब ले लीजिएगा सभी लोग स्क्रीनशॉट। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब आप देखोगे कह रहा है कि आर्टिकल 24 क्या कह रहा है कि कारखानों में भाई, किसमें भाई, अगर हम बात करें तो किसमें जाएंगे तो अब आगे चलते हैं 24 पर, बालकों कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। भाई ये कह रहा है कि कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, वो साफ साफ कह रहा है, बात समझिएगा, 14 वर्ष से कम उम्र के बालक कारखानों में काम नहीं कर सकते, उनसे काम नहीं कराया जा सकता। निजी कार्य है तो आप माता पिता छोटे मोटे कार्य करा सकते हैं, भारी कार्य नहीं। और आप देखिएगा यहां तक सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में यह भी कह दिया है कि उन्हें हम धार्मिक कार्यों में नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि आप देखोगे, आपने एक दही हांडी वाला कार्यक्रम देखा होगा, बहुत लंबी ऊंची लेयर बनती है। मान लो आप देखोगे छोटा बच रहा है तो बच्चे को ले जाते हैं और बच्चा मान लो वहां से फिसल गया, तो आप देखोगे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता 21, उसके प्राणों की रक्षा कौन करेगा? तो भाई याद रखिएगा ये क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट है भाई। बालक आप देखिएगा अभी समझदार नहीं हुआ, ठीक है। तो 14 वर्ष के बालकों के लिए आप देखोगे 2016 श्रम निषेध अधिनियम आया और इन्हीं बालकों के लिए काम करने के लिए, बच्चों को आप देखोगे उनके बचपन को बचाने के लिए, और हम आप सबको आगे आना चाहिए, क्योंकि बच्चों से वही काम कम पैसे में हो जाता है और वयस्क पुरुष उससे ज्यादा पैसा लेता है। तो हर व्यक्ति आप देखोगे कम से कम में काम कराना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना चाहता है, तो इससे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। उसके लिए आप देखिएगा कैलाश सत्यार्थी को याद करिएगा, कैलाश
सत्यार्थी, आप सबको याद भी होगा, उसके पहले इन्हें कोई नहीं जानता था। 2014 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। कौन सा मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। उसके पहले इन्हें कोई नहीं जानता था। तो इन बच्चों के बचपन को बचाने के लिए एक लंबी लड़ाई, एक संघर्षमय शुरुआत कैलाश सत्यार्थी ने कर दी है। और हमें भी अगर ऐसे बच्चे दिखते हैं जिनका बचपन बर्बाद हो रहा है, ये भारत का भविष्य है भाई, भविष्य का सवाल है, तो हम चुप नहीं बैठेंगे। तो यहां से याद रखेंगे, कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। ठीक है, इसका लें स्क्रीनशॉट और फिर हम लोग बढ़ेंगे भैया अगली स्वतंत्रता की ओर। अब आप देखोगे जब अगली स्वतंत्रता की ओर बढ़ेंगे तो जो अगली स्वतंत्रता है वो भैया धर्म की स्वतंत्रता है। किसकी स्वतंत्रता है? धार्मिक स्वतंत्रता है। यहां से शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया। अब हम जाएंगे तो अगली स्वतंत्रता हमारी कौन सी आएगी? धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता, यहां से सीधे सीधे आ जाएंगे स्वतंत्रता, और यहां जाएगा 25 से 28। कहां तक जाएंगे भैया? 25 से 28 तक जाएंगे। कि जब हम धार्मिक स्वतंत्रता की बात करेंगे भाई, तो कहां से कहां तक जाएंगे? 25 से 28। अब पहला आर्टिकल पढ़ते हैं। तो पहला आर्टिकल 25 है, ये कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता। अब ये साफ साफ कह रहा है स्वतंत्रता। अब इस अंतःकरण में आप देखिएगा वो कह रहा है क्या क्या आ जाएगा? धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता। अभी मैं समझा रहा हूं, बस इतना समझे। धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता, मानने की स्वतंत्रता। इसके बाद जाओगे तो आप देखिएगा धर्म के प्रति आचरण करने की स्वतंत्रता, आचरण व प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। तो ये एक बात समझो, आर्टिकल 25 में कितनी बातें कही थी, एक एक बात का मैं अर्थ समझाता हूं आपको। आपका भी काम है भैया क्लास को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, और जब शेयर करोगे तभी मजा आएगा। और मैं और जोश के साथ आपको पढ़ाऊंगा, एक नई ऊर्जा के साथ पढ़ाऊंगा। वैसे भी आपको मैं मजेदार तरीके से पढ़ाता हूं, एकदम यूनिक तरीका भाई। और अगर ये सब करना है भाई तो आ जाओ प्रयाग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। अब जब आगे बढ़ेंगे तो धर्म अबाध रूप से मानो, इसका मतलब कहना है कि हम भारत के नागरिक हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत सभी धर्मों का सम्मान करता है और भारत सभी नागरिकों को यह अधिकार देता है कि वह किसी धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, और अंतःकरण से, मतलब एकदम कह सकते हैं, कट्टरता शब्द तो नहीं दिया पर कह सकते हैं कहीं ना कहीं। पर ये भाई ये छूट नहीं है, धर्मांतरण की छूट नहीं है। याद रखिएगा, अगर हम धर्मांतरण की छूट नहीं दी गई है भैया, अगर कोई स्वेच्छा से आपके धर्म में जाना चाहता है तो जाए, पर धर्म परिवर्तन की बात नहीं कही गई 28 में, ये उल्लंघन है। याद रखिएगा कि आप अपने धर्म का अबाध रूप से मान सकते हो, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हो, पर धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। क्या नहीं करा सकते भैया? धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते, याद रखिएगा। इसके बाद जाओ तो आप देखोगे 26, किसकी बात करोगे? 26 की बात करोगे, 26 की बात करोगे। तो अब 26 क्या कहता है? तो आइए देखते हैं। 26 कहता है धार्मिक कार्यों का आयोजन। भाई आर्टिकल 26 क्या कहता है? धार्मिक कार्यों का आयोजन। दो चीजें याद रखिएगा यहां पर भी, कि जैसे प्रचार प्रसार करने के लिए हम कोई धार्मिक संस्था भी स्थापित कर सकते हैं, संस्थान बना सकते हैं।
क्या बना सकते हैं, और विशेष छूट है धर्म को मानने के लिए। जैसे याद रखिएगा, आपके जो सिख समुदाय के लोग होते हैं वो कृपाण धारण करते हैं। कृपाण मतलब चाकू, कृपाण धारण करते हैं। तो कृपाण आप देखिएगा, वैसे तो अस्त्र शस्त्र रखना आप देखिएगा उल्लंघन है, पर वो एक धर्म का मामला है, इसलिए वो कृपाण धारण कर सकते हैं। ठीक है, और अपनी कोई संस्था अगर बनाने चाह रहे धार्मिक संस्था तो भी बना सकते हैं। अगर हम किसी अपने धार्मिक कार्य का आयोजन करना चाह रहे हैं तो 26 के तहत कर सकते हैं। जैसे होली मना सकते हैं, शिवरात्रि मना सकते हैं, ईद मना सकते हैं, आप देखोगे मुहर्रम मना सकते हैं, पर किसी दूसरे को सुविधा ना हो। जैसे आप देखोगे शिव बारात निकालते हैं, मुहर्रम निकलता है, तो आप सार्वजनिक स्थलों को जाम नहीं करेंगे, रोड को जाम नहीं करेंगे, पर ऐसा देखा जाता है कि रोड जाम हो जाती है। क्या हो जाता है, रोड जाम हो जाती है, पर उसकी अलग व्यवस्था कराता है प्रशासन की, रूट डाइवर्जन की व्यवस्था होती है। ठीक है, तो ये अगर हमें अपने धार्मिक कार्यों का आयोजन हम कर रहे हैं, जैसे आप देखिएगा कि जागरण वागरण करा रहे हैं, कोई भंडारा करा रहे हैं, मतलब अगर धर्म से रिलेटेड है, कोई रामलीला करा रहे हैं, तो ये धर्म के आयोजन ही हुए, और इन आयोजनों की छूट हमें 26 देता है, पर कुछ कंडीशंस हैं, उनके अकॉर्डिंग चलना होगा। ठीक है, अब 25 हो गया, 26 हो गया, अब आप सब ले ले इसका स्क्रीनशॉट और फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। अब आप देखिए आगे की ओर बढ़ेंगे तो इसको हम करते हैं रफ। क्या कर देते हैं, रफ। और याद रखिएगा, आपको मैं एक एक चीज करा रहा हूं, तो आपका भी भैया एक दायित्व बनता है कि आप लोग भी इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा क्या करते रहें, शेयर करते रहें। ज्यादा से ज्यादा क्या करना है भाई, शेयर करना है, क्योंकि भैया आ गई है स्टार वाली क्लास, जो कंधों पे लगाएगी स्टार, दिलाएगी वर्दी, और वर्दी पाना है भाई तो आ जाओ प्रयाग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आसान भाषा में चल रहा है भाई, मैंने कहा था उंगलियों पे नाचेंगे भाई, आपके उंगलियों पे याद होंगे भैया आपके आर्टिकल्स। ठीक है, और अब देखोगे मैं एक एक चीज करा रहा हूं भैया, और उसके साथ साथ मैं वो अधिनियम भी करा रहा हूं जो आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आपको अलग पढ़ने जाना पड़ेगा, मैं यही करा दे रहा हूं। तो ये व्यवस्थित है कि अलग अलग ढूंढ ढूंढ के पढ़ें, एक जगह कलेक्शन मिले, और एक जगह मिलेगा कहां पर, प्रयाग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। अब आप देखोगे अगली बात करेंगे तो किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए, बात समझिएगा, किसी विशिष्ट धर्म के लिए, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए, अभिवृद्धि के लिए भैया क्या बात कर रहा है, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय में छूट। भैया क्या कह रहा है, करों के संदाय में छूट। किसकी बात कर दी भैया, छूट, कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी धार्मिक आयोजन के लिए पैसा दिया है तो वो पैसा टैक्स फ्री होगा। यहां पर याद रखिए कर फ्री की बात कर रहा है, तो याद रखिएगा। और ये आर्टिकल कौन सा, 27 भैया, 27, कौन सा है, 27। और एक एक पढ़ रहे हो भाई, भूलिएगा नहीं, नोट्स तैयार कीजिएगा। तो आप देखिएगा किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय में छूट। हमने कहा वो छूट कहां से मिलेगी, वो छूट मिलेगी भाई, कोई नहीं जबरदस्ती कर सकता, और छूट कहां से मिलेगी, 27। अब हम बढ़ेंगे 28। कुछ शिक्षा संस्थाओं में, क्या बात कर रहा है, कुछ शिक्षा संस्थाओं में, और वो भी कौन से, राज्य पोषित, कौन से, कुछ शिक्षा संस्थाओं में या शिक्षण संस्थाओं में कह सकते हो, शिक्षा संस्थाओं में, कुछ शिक्षा संस्थाओं में, बात समझिएगा, कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या
धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना, धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में स्वतंत्रता। क्लियर करो भाई। कह रहा है कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में स्वतंत्रता। अब आगे चलोगे इसी में आप देखोगे, जैसे कोई धार्मिक स्कूल है, जैसे मदरसा है, और वहां पर आप देखोगे हिंदू बालक पढ़ रहा है, तो जो मदरसा है तो आप देखोगे इस्लामिक संस्कृति से चल रहा है, तो उसमें आप उस हिंदू बालक को ये जबरदस्ती नहीं कर सकते कि वो प्रेयर गाए। अगर वो नाबालिग है तो उसके माता पिता से आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। क्या करना होगा? उसके माता पिता से आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। ये सब आप देखिएगा 28 की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं भाई? 28, आर्टिकल नंबर 28। और आर्टिकल नंबर 28 में आपको मैंने बता दिया। ठीक, इसके बाद जाओ, कहां जाओ कि अगर कोई आप देखोगे जो गुरुकुल स्कूल चल रहे हैं, संघ के स्कूल चल रहे हैं, तो वहां पर भी तो आप देखोगे धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। तो अब मुस्लिम बालक है तो क्या हनुमान चालीसा गाना पसंद करेगा? अगर नहीं करता है तो उसको छूट है भाई। वही बात कह रहा है। क्या कर रहा है? वही बात कह रहा है कि हम पढ़ रहे हैं भले आपके पास, पर ऐसा नहीं है कि आप मुझे धार्मिक शिक्षा देंगे। क्या देंगे? आप मुझे धार्मिक शिक्षा देंगे। अब आप देखोगे आपसे एक बात कहेगा, राजनिधि से पूर्णता पोषित। एक बात समझ लो, राजनिधि से पूर्णतः पोषित। बात समझो कि राजनिधि से पूर्णतः पोषित शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। क्या कह रहा है? राजनिधि से पूर्णतः पोषित धार्मिक, याद रखिएगा, राजनिधि से पोषित शिक्षा संस्थान में, याद रखिएगा यहां पे, ये कह लीजिएगा, शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। और वो वाली बात याद रखिएगा, उपासना मैंने दोनों चीजें बता दी। इसमें याद रखिएगा कि अगर किसी स्कूल में आप देखिएगा धार्मिक शिक्षा दी जा रही तो उस व्यक्ति को नहीं दी जाएगी जो उस धर्म को नहीं मान रहा। क्या कर रहा है? उस धर्म को नहीं मान रहा है। तो आप देखोगे यहां पर आपको धार्मिक स्वतंत्रता से भी मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए कि कैसे हम क्या करेंगे, उन बातों को हम देख चुके। और आगे चल के एक आप देखोगे मैं प्रैक्टिस सेट लाने वाला हूं, मॉडल लाने वाला हूं, मॉक टेस्ट, उसमें इन क्वेश्चनों को मैं धीरे धीरे कराऊंगा क्योंकि संसाधनों की कमी है, उस वजह से, पर कराना तो है ही आपको। तो ठीक है, आगे कराएंगे भी, पर इसका आप सभी ले लें स्क्रीनशॉट और फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर। जब आगे की ओर बढ़ेंगे तो अगला जो हमारा अधिकार है, और वो हमारा अधिकार भैया है कौन सा? शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। किसकी बात करेंगे भैया? शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। तो ये आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है कि शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार कहाँ पर है। तो याद रखिएगा, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अगर इसकी बात करेंगे, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों की बात करेंगे, तो ये भैया दो आर्टिकल आएंगे, 29वां 30। कौन से आ जाएंगे? 29वां 30 आ जाएंगे भाई। कौन से आ जाएंगे? 29वां 30 आ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं तो 29 मैंने कहा था ये जल्दी जल्दी निपट जाएगा भैया, ये जल्दी जल्दी निपट जाएगा। बस दो अधिकार तगड़े से पढ़ने थे हमको।
और मैंने उनको तगड़े से करा दिया। अब आप देखोगे इसमें कहा गया अल्पसंख्यक। पहली बात, अल्पसंख्यक का शब्द का यूज नहीं है संविधान में, ठीक। अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण, हितों का संरक्षण। बात समझे कि भारत में अल्पसंख्यक इसलिए कहा गया क्योंकि एक बहुसंख्यक आबादी है वो हिंदू है, और जो अल्पसंख्यक में है आप देखिएगा उसमें 6 धर्म आते हैं। इसमें केवल इस्लाम को नहीं लेंगे भाई, आप देखोगे सिख को भी लेंगे, बौद्ध को भी लेंगे, जैन को भी लेंगे, पारसी को लेंगे, ईसाई को लेंगे, अब इन सभी को ले लेंगे। तो ये हो जाएगा, कह रहा है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अब आगे बात करोगे, अब आप देखोगे 30 में कहा गया शिक्षा संस्थाओं की स्थापना। किसकी बात की भैया? शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन की स्वतंत्रता। तो अब ये कौन सी बात कर रहा है? तो ये कह रहा है भैया आप देखिएगा शिक्षा प्रशासन की स्वतंत्रता, और किसको भैया? अल्पसंख्यक वर्गों को। बात समझिएगा कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग है वो अपने शिक्षण संस्थाओं को स्थापित कर सकता है और उन पर प्रशासन कर सकता है। आप देखोगे बहुसंख्यकों को ये छूट नहीं दी गई भाई। इस पर कभी कभी विवाद हो जाता है कि अगर हम कम जनसंख्या के आधार पर इन्हें बहुसंख्यक कह रहे हैं, तो कई जगहों पर आप देखिएगा हिंदू आबादी भी अल्पसंख्यक है, तो क्या उसे वहां पर छूट है? आप बात समझो। पंजाब सिख अल्पसंख्यक है, पर आप देखोगे वहां पर सारी आबादी तो किसकी है? सिखों की। तो वहां पर अल्पसंख्यक कौन है? हिंदू है, फिर भी आप देखोगे सिखों को ज्यादा अधिकार मिल रहे हैं। कैसे भैया? ये गलत बात है। इस पर आप देखोगे वाद विवाद चला ही करता है, और इसको सुलझाना हमारे सुप्रीम कोर्ट का कार्य है, क्योंकि ये मामला मौलिक अधिकार का है। तो याद रखिएगा कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना व प्रशासन की स्वतंत्रता, वो भी किसको? अल्पसंख्यक, क्योंकि हमने कहा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। इन दोनों अधिकारों को नोट कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ जाएंगे भाई आगे की ओर। आगे बढ़ते हैं भाई, और आगे देखते हैं कौन सा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, बी अम्बेडकर आत्मा। इन्होंने बहुत सारी चीजें आर्टिकल के लिए कही कि अगर कुछ आर्टिकल कोई है, अगर मुझे कहा जाए कि कौन सा आर्टिकल लोगे तो मैं 32 लूंगा, और 32 को इन्होंने क्या कहा है? आत्मा। अब 32 में है क्या? आओ देखते हैं। 32 का मतलब है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 32 का मतलब क्या है भैया? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आओ बात करते हैं। तो आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो जब बात करोगे भाई समझिएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अब ये जो संवैधानिक उपचार हैं इनकी बात कर रहा है, क्योंकि इसमें आप देखोगे 5 रिटें जारी की गई हैं। कौन सी जारी की गई हैं? 5 रिटें, और 5 रिटों को बहुत कायदे से समझ लीजिएगा। पहली रिट बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। और आप समझिएगा अब बंदी प्रत्यक्षीकरण किसके लिए जारी करता है? न्यायालय जारी करता है, क्योंकि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो मैंने कहा था आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आर्टिकल 32 के तहत कहां पर जाएंगे भाई? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और वहीं याद रखिएगा आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जाएंगे। तो वही बात कर रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को गलत तरीके से अभिरक्षा में लिया है गया, तो वह व्यक्ति भाई न्यायालय जा सकता है। न्यायालय उस अधिकारी से तुरंत, इसे लिख लीजिएगा, तुरंत
न्यायालय में प्रस्तुत करने की बात कहेगा। क्या कहेगा? न्यायालय में प्रस्तुत करने की बात कहेगा और जल्द से जल्द आपको न्याय उपलब्ध कराएगा। तो आप देखिएगा ये मेरे ही अधिकारों को मजबूत कर रही है। इसलिए B.R. अम्बेडकर ने इन संवैधानिक उपचारों को आत्मा कहा है। क्या कहा है भैया? आत्मा कहा है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के बाद जाओगे तो आपको कौन सी रिट मिलेगी? तो आप कह सकते हो परमादेश। कौन सी भैया? परमादेश। अब दूसरी रिट है भाई, इसको आप लिखते रहें। अब परमादेश क्या कहता है? जब कोई अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, बात समझो, लिखे दे रहा हूं मैं, जब कोई अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता। तो भाई जब कोई अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है तो अब क्या किया जाएगा? इस प्रकार की आज्ञा पत्र से अधिकारी को कर्तव्य पालन के आदेश दिए जा सकते हैं। क्या करा जाता है? क्या भैया? जब कोई अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता तो इस प्रकार के आज्ञा पत्र से, इस प्रकार के आज्ञा पत्र से, अब आज्ञा पत्र से उस अधिकारी को क्या कहा जाएगा भाई? कि अपने कर्तव्यों का पालन करो। से अधिकारी को, पत्र से अधिकारी को कर्तव्य पालन का आदेश दिया जाता है। और आदेश देगा कौन? आपका सुप्रीम कोर्ट। तो आप देखोगे एक बंदी प्रत्यक्षीकरण आ गई, एक परमादेश आ गई। जब कोई, याद रखिएगा, जब कोई अधिकारी अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा है, अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, तब सुप्रीम कोर्ट उसको उसके कर्तव्य की याद दिलाएगा। क्या करेगा? उसको उसके कर्तव्य की याद दिलाएगा। अब आएगा प्रतिषेध लेख। अगला कौन सा भैया? प्रतिषेध लेख। तीसरी रिट। पांचों रिटों को भैया दरोगा वालों सुन लीजिएगा ध्यान से, आए तो फिर मत कहिएगा। अब प्रतिषेध लेख क्या होता है? तो आप देखोगे एक हमारा सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है। तो ये दोनों, ये रिट जो है वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, निम्न न्यायालयों, किसको भाई? निम्न न्यायालयों या अर्ध न्यायिक न्यायालय, अर्ध न्यायिक न्यायालय। अब आप देखोगे निम्न न्यायालय या अर्ध न्यायिक न्यायालय, बात समझिएगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आप देखिएगा कि आपके निम्न न्यायालय या अर्ध न्यायालय द्वारा जारी करता है। क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट इन्हें जारी करता है और आदेश दिया जाता है। इसमें क्या दिया जाता है? इसमें आदेश दिया जाता है कि मामलों पर कार्यवाही ना करें। कि भाई इनको आदेश दिया जाता है कि कुछ मामले हैं, मामलों पर कार्यवाही ना करें। अब कार्यवाही क्यों ना करें? क्योंकि कहा गया आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। किसकी बात कर दी भैया? तीसरी रिट सुप्रीम को हाई कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है। और जारी, बस इतना याद रखिएगा, समझ जाएंगे कि प्रतिषेध लेख सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट द्वारा निम्न न्यायालय को जारी किया जाता है। अब जारी इसलिए किया जाता है कि मामलों, कुछ मामले होंगे उन पर आप कार्रवाई ना करें। उनको बता रहा है कि वो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, क्योंकि हर न्यायालय का एक अधिकार क्षेत्र है। ठीक है। अब इसके बाद जाओगे तो आप देखिएगा परमादेश भी हो गया आपका, आप देखिएगा अधिकार प्रेक्षा भी हो गया आपका, यहां पर आप देखिएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण भी हो गया। अब इसके बाद जाएंगे तो इसके बाद जाने के पहले आप लोग इसका लें स्क्रीनशॉट। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट लें और फिर हम लोग भैया आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, तो आगे जाएंगे तो अब आगे कौन सी यूनिट मिलने वाली है, तो आइए देखते हैं भाई।
अब आगे आप देखोगे उत्प्रेषण मिलेगा। कौन सी रिट मिलेगी? उत्प्रेषण। भाई एक एक रिट मैं आपको करा रहा हूं और आपको मजे के साथ क्लास को करा रहा हूं। भाई आप लोग भी शेयर करो भाई, शेयर कम हो रहा है भाई, ज्यादा से ज्यादा शेयर होना चाहिए, क्योंकि मन तन से पढ़ा रहा हूं, पूरी ऊर्जा के साथ पढ़ा रहा हूं आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्प्रेषण, तो ये अध्यस्थ अधीनस्थ जो न्यायालय होते हैं, उन अधीनस्थ न्यायालय को आदेश है दिया जाता है। क्या दिया जाता है? कि जो अधीनस्थ न्यायालय, बात समझना, अधीनस्थ न्यायालयों को आदेश दिया जाता है। देगा कौन? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। आदेश दिया जाता है कि अपने पास लंबित मुकदमों को वरिष्ठ न्यायालय के पास भेजा जाए, न्यायालय के पास भेजा जाए। बात समझिएगा। अब यहां पर यह बात कह रहा है, अधीनस्थ न्यायालयों को आदेश दिया जाता है कि अपने पास लंबित मुकदमों को वरिष्ठ न्यायालय भेजें, कि भाई जल्दी जल्दी न्याय निर्णय करना है। इसका भी लें स्क्रीनशॉट और फिर हम लोग भैया बढ़ जाएंगे आगे की ओर। अब आप समझिएगा, आप बात करेंगे अगली रिट की, और अगली रिट और अंतिम रिट, बात समझिएगा, अगली रिट और अंतिम रिट। और इस रिट में आप समझिएगा, इसमें बात कही गई अधिकार प्रेक्षा। अधिकार प्रेक्षा, वो वाली छा बना दीजिएगा। ठीक है, अब अधिकार प्रेक्षा में ऐसे अधिकारी को दिया जाता है कि भाई अब मान लो कोई सिपाही है, बात समझिएगा, सिपाही है और वो दरोगा का काम करे डाल रहा है, तो उससे पूछा जाता है भाई ऐसा क्यों किया आपने? आप सिपाही हैं और दरोगा की हैसियत जमा रहे हैं। तो ये उस अधिकारी को जारी किया जाता है जो अपने कर्तव्य का पालन ना करके उच्च अधिकारी जैसा बर्ताव करता है, तो उससे भी पूछा जा सकता है। और वो रिट कौन सी? अधिकार प्रेक्षा है। आप सब लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, क्योंकि ये अधिकार प्रेक्षा है। 5 रिटें याद कर लीजिएगा: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, आप देखिए उत्प्रेषण, प्रतिषेध लेख और अधिकार प्रेक्षा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ जाएंगे भाई आगे की ओर। चलो इसको रफ करते हैं और फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे बढ़ेंगे तो आप देखिएगा 32 हो गया है, 32 के बाद 33 आएगा। 32 के बाद कौन सा आएगा भाई? आर्टिकल 33। अब 33 क्या कहता है? बात समझो कि आर्टिकल 33 तक पहुंचा है भाई। अब 33 कहता क्या है? तो आप देखिएगा, आपने सुना होगा सशक्त बल। इसका मतलब इसमें सभी बल आ जाएंगे, सेना आ जाएगी, अर्धसैनिक बल आ जाएंगे, खुफिया एजेंसी आ जाएंगी। तो इसमें कहा गया है जो सशक्त बल होंगे या आपके अर्धसैनिक बल होंगे, अर्धसैनिक बल, बात समझिएगा। और आप सेना को ले सकते हो, खुफिया एजेंसियां जो हैं, ये कह रहे इनके मौलिक अधिकारों पर, इनके मौलिक अधिकारों पर संसद युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। अब ये बात क्या हुई कि युक्त प्रतिबंध लग जाएगा भाई, बात समझो। इसके लिए ये कहने का मतलब है व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, जैसे सेना है, आपने बैंक कर्मचारियों को हड़ताल करते सुना होगा जो गैर कानूनी है। आप शिक्षकों को हड़ताल करते सुनते हो, इतना पैसा मिलता है इन लोगों को, पर एक सिपाही को उतना पैसा नहीं मिलता है
जितना एक शिक्षक को मिलता है और काम भी ज्यादा है। फिर भी आप देखोगे कभी सिपाही को कोई अधिकार नहीं देखे होंगे, कोई संगठन नहीं देखा होगा। ठीक, आप संगठन क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि 33 कह रहा है इनके, अगर इन्होंने संगठन बनाया तो इनके मौलिक अधिकारों को हम जीरो कर देंगे। कह रहा है युक्त प्रतिबंध लगा सकती कौन? संसद। इसीलिए आपने कभी सेना का कोई संगठन नहीं देखा होगा, पुलिस का कभी संगठन नहीं देखा होगा, किसी खुफिया एजेंसी का संगठन नहीं हो रहा। भैया सैलरी नहीं बढ़ रही, धरना दे दो, सैलरी नहीं बढ़ रही, धरना दे दो, रोड जाम कर दो। इन कामों से बच के, क्योंकि यही तो लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करते हैं, और यही आप देखोगे गड़बड़ कर देंगे तो मामला ही बिगड़ जाएगा। क्योंकि इन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कि अपनी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चला सकें। 34 भी आप देखोगे, आप जैसे कर्फ्यू सब सुनते हो, सैन्य शासन, जिस क्षेत्र में सेना का शासन हो उस क्षेत्र में आप देखिएगा आपके मौलिक अधिकार, बस लिख लीजिएगा आप, जिस क्षेत्र में सेना का शासन लगा है, सैन्य शासन, जिसे आप कर्फ्यू कहते हो, कर्फ्यू, और जिधर कर्फ्यू लगा है तो उधर आपके मौलिक अधिकार जीरो है, वहां नहीं जाइएगा, यानी गोली ठोक देगा। ठीक है, मतलब वो कई दिक्कत वाला जोन है, तभी सेना का शासन लगा है। तो उस क्षेत्र में आप नहीं कह सकते कि आपके मौलिक अधिकार है, मैं घूमूंगा। भाई 19 में आपने कहा था ना घूमने की स्वतंत्रता, कहना हम घूमने जा रहे हैं, भाई घूमने जा रहे हो तो गोली लो भाई, उसका भी राइट है, क्योंकि 34 कह रहा है सब। आप देखोगे 35, ये 34 है, 35 में आप जाओगे तो याद रखिएगा संसद मौलिक अधिकारों के लिए, संसद मौलिक अधिकारों के लिए कानून बना सकती है। पर याद रखिएगा लिए कानून बना सकती है, पर कोई नकारात्मक कानून नहीं बनाएगी। अगर याद रखिएगा, मैंने पहले ही पढ़ा रखा है, पिछली क्लास में देखे जाके मैंने कहा है कि अगर कोई नकारात्मक कानून आ जाता है तो मौलिक अधिकारों को असंगत व अल्पीकरण करने वाली विधियां, उनको समाप्त कर दिया जाएगा। तो कानून तो बना सकते हैं आप, पर कोई भी गलत कानून नहीं स्वीकार नहीं करेंगे। तो आप देखिएगा आपके मौलिक अधिकार आज की क्लास से होते हैं समाप्त, और नेक्स्ट क्लास आने वाली भाई आपकी मैथ वाली क्लास, उसको सीरीज को करवाऊंगा। और उसके बाद जिनकी मांग है कि भैया हिस्ट्री पढ़ाई जाए सर, तो सर हिस्ट्री भी लेकर आ रहे हैं। क्या है सर? हिस्ट्री भी लेकर आ रहे हैं, पर आपको हिस्ट्री तब मिलेगी जब आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे भाई। और हिस्ट्री तो एकदम अंदाज ही नहीं है भाई, वो तो मेरा सब्जेक्ट है भाई। एक नए अंदाज में हिस्ट्री मिलेगी, क्योंकि वही तो आप देखोगे, इसीलिए तो रोक रखा है भाई उसको। वो विषय तब आएगा जब मैं सीधा लाइव आऊंगा आपके सामने। हिस्ट्री आप मुझसे लाइव पढ़ेंगे सीधा, और लाइव बस चंद दिनों की दूरी है भाई, बस लाइव आने वाले हैं। तो आज की क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा भाई, एक एक चीज आपको दी है मैंने। तो अब आप क्लास को करें शेयर, और मैं चलता हूं, आपसे लेता हूं अलविदा, और नेक्स्ट क्लास में एक नई ऊर्जा, नए जोश के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होता हूं। और अगली क्लास में लेकर आ रहा हूं भाई आईपीसी की लेकर आ रहा हूं। कौन सी क्लास आएगी? 2 सीरीज चलेंगी, एक मैथ वाली और एक आईपीसी। तो आईपीसी वालों, दरोगा वालों, आ जाओ प्रयाग एकेडमी पर, आपकी नैया पार हो जाएगी भाई, आपकी नैया पार हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।